स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में महागठबंधन की बुधवार को एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू समेत सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार सरकार ने लगभग 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया है। ये बात कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। रिपोर्ट में कुल 80,000 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। वहीं तेजस्वी ने कहा है कि ये मामूली रकम नहीं है, ये बड़ा घोटाला है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा क्राइम में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री अचेत हैं और सरकार का कोई भी व्यक्ति इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को महागठबंधन जनता के बीच लेकर जाएगा। और तेजस्वी यादव ने बताया कि राखी के बाद महागठबंधन की यात्रा शुरू होगी। हम 9 प्रमंडलों में रैली करेंगे और इसकी तारीख और रूट जल्द ही घोषित किए जाएंगे। यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में गरीबी और पलायन चरम पर है और सरकार वोटों की चोरी कर रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार नकलची बन चुकी है। हमारी माई बहन मान योजना को भी सरकार कॉपी कर रही है। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने कहा कि अब जब अमित शाह सीतामढ़ी आ रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि 80,000 करोड़ का हिसाब कहां है। तेजस्वी ने मोनालिसा और डॉग बाबू के नाम से बने आवासीय प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा के लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है। बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे फिसड्डी है। पलायन, गरीबी में आप देखिएगा, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे आगे है। ना कारखाना है, ना कुछ है। तो जो भी इश्यूज होंगे लोग साझा जो करेंगे। रोहतास जिले के विक्रमगंज में किन्नर लाली के प्रेम में जदयू युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव समेत 2 लोग गोलीबारी में लहूलुहान हो गए हैं। और किन्नर लाली के प्रेम में दीवाना हुआ जदयू के युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम कुमार तथा दूसरा विकास कुमार की गोली लगने के बाद इलाज अभी जारी है। बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के पर किन्नर लाली के प्रेम में आ रहे थे और इस प्रेम में आ रही बाधा में गोली चलाई गई है। एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय के मौजूदगी में गठित टीम ने छापेमारी की तो मामले में किन्नर लाली के आवास के समीप एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस और उसके घर से 3 खोखा बरामद किया गया है। इस मामले में एसपी रोशन कुमार ने बताया कि घायल विक्रमगंज के धारूपुर के रहने वाले पुरुषोत्तम कश्यप तथा घोसिया खुर्द के विकास कुमार का पूर्व से विक्रमगंज तथा डेहरी नगर थाना में मामला दर्ज है। दोनों लोगों का अन्य आपराधिक इतिहास में ही खंगाला जा रहा है। फिलहाल दोनों घायलों का पुलिस अभिरक्षा में इलाज जारी है। बताया गया है कि विक्रमगंज के रहने वाले किन्नर लाली का पहले से पुरुषोत्तम कश्यप से संबंध है। वहीं इस बीच मामले में विकास कुमार की भी एंट्री हो गई, जहां एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी नागवार लगने लगा और इसी बात पे हाथापाई के साथ फायरिंग भी हो गई। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक गोदाम में आग लगी है और आड़े में चल रही एक नकली दवाओं की कॉस्मेटिक निर्माण फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पटना से आई ब्रांड प्रोटेक्शन टीम और खैरा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मामला का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली दवाएं, कफ सिरप, बुखार की गोलियां, महंगे कॉस्मेटिक्स उत्पाद, नकली लेबल, बोतलें, रैपर और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की गई हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी जा रही है। ब्रांड प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि उन्हें करीब 1.5 महीने पहले इस अवैध कारोबार की सूचना मिली थी और इसके बाद स्थानीय पुलिस और जमुई पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर निगरानी शुरू की गई। जांच के बाद खैरा पुलिस के सहयोग से गोपालपुर स्थित एक निजी घर में छापेमारी की गई और ड्रग इंस्पेक्टर को भी मामले की जानकारी दी गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली दवाइयों की आपूर्ति किन दवा दुकानों या स्थानों पर की जा रही थी।
ब्रांड प्रोटेक्शन टीम का कहना है कि ये नेटवर्क जिले के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय हो सकता है, इसलिए संभावित ठिकानों की पहचान कर आगे की कार्यवाही की योजना बनाई जा रही है। 30/7/2025 को खैरा थानाध्यक्ष श्री मिंटू कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर एक सघन छापेमारी की गई। इस छापेमारी अभियान में खैरा थाना अंतर्गत चौहानडी इलाके में नकली दवा बनाने का साजो सामान और बहुत भारी मात्रा में नकली दवाओं को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सभी नकली दवाओं का हम लोगों के द्वारा इन्वेंट्री तैयार कर इस संबंध में औषधि निरीक्षक से सत्यापन कराने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो सीधे इस नकली दवा बनाने के धंधे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है। पुलिस की एक डेडिकेटेड टीम जो है इस कार्य के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। अनाज डीलरों द्वारा 2-2 महीने के अनाज का घोटाला कर लिए जाने में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने NH 106 महेशपुर में जाम कर दिया है। पौल जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत महेशपुर पंचायत के कुल 5 डीलर हैं। इन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को 2-2 बार पाउस मशीन पर फिंगर ले लिया गया है और जुलाई से अगस्त का अनाज वितरण नहीं कर घोटाला कर लिया गया है, जिससे आक्रोशित महेशपुर पंचायत के उपभोक्ताओं ने NH 106 पिपरा से सिमराही रोड का महेशपुर के समीप करीब 4 घंटों तक जाम कर दिया है। डीलरों को जब इनकी भनक लगी तो प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति यूनिट 15 रुपये नकद देने लगा। फिर आक्रोशित उपभोक्ता रोड पर लेट कर प्रदर्शन करने लगे और डीएम के आने की मांग करने लगे। काफी देर बाद पहुंची पिपरा पुलिस की बात उपभोक्ता नहीं माने, तब वीडियो पिपरा अरविंद कुमार CEO उमा कुमारी जाम हटाने और लिखित में डीलरों के विरुद्ध आवेदन देने को कहा, लेकिन आक्रोशित जनता किसी की नहीं सुनी और डीएम के आने की मांग करते रहे। लगभग 5 घंटों तक रही जाम में सैकड़ों गाड़ियों की 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था और इसके बाद एसडीएम सुपौल इंद्रवीर कुमार एवं पुलिस इंस्पेक्टर सुपौल एवं जनप्रतिनिधियों के समझाने पर जाम हटाया गया। इस बाबत एसडीएम सुपौल ने बताया कि कुछ लाभुकों का बयान लिया गया है कि 2 बार पाउस मशीन पर फिंगर लिया है और अनाज नहीं दिया गया है, इसका सत्यापन किया जाए। उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1 किलो कम अनाज देने की हम लोग अपने स्तर से जांच कार्रवाई करेंगे और दिए गए आवेदन पर जांच की FIR दर्ज करेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। आप देख रहे हैं कि गरीबों के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, वो उसी के लिए हम लोग ये घेराबंदी कर रखे हैं, जहां पर 2 महीना 3 महीना से राशन नहीं मिला, जबकि एक आदमी पर 5 किलो होना चाहिए सर, लेकिन एक आदमी पर 4 किलो दिया जा रहा है। कितना? 4 किलो, वो भी नहीं मिला आज 3 महीना से। इसी के लिए जब हम लोग सभी जगह थक गए हैं तो देखते हैं यहाँ पर घेराबंदी हो रहा है। रोहतास जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 लड़कियों का शव नहर में तैरता हुआ मिला है। घटना विक्रमगंज थाना क्षेत्र के धारूपुर गांव स्थित सलेमपुर नहर पुल के पास की है। दोनों लड़कियां एक दिन पहले नासरीगंज थाना इलाके में मरोझिया गांव से खेत के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन लगातार उनकी खोजबीन कर रहे थे। शव बरामद की सूचना पर रोहतास एसपी रोशन कुमार और विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि दोनों शवों को काफी मशक्कत के बाद नहर से निकाला गया है। मृतकों की पहचान मरोझिया गांव के शौकत अंसारी की बेटी सबीना परवीन और मुन्ना अंसारी की पुत्री रोजी खातून के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां प्रक्रिया के बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे और फिलहाल पुलिस इस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। इलाके में इस दर्दनाक घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के फुटहा में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक का नाम सिंधु कुमारी था, जो फुटहा गांव के रहने वाले गुलशन कुमार यादव की पत्नी थी। वह मायके में दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बता दें कि सिंधु की शादी 2 साल पहले वर्ष 2023 में गुलशन से हुई थी। फांसी लगाने की सूचना मृतक महिला के पति ने खुद थाने जाकर पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस घर पहुंचकर महिला के शव को फंदे से उतारकर छानबीन शुरू कर चुकी है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सिविल अस्पताल भेजा गया है। महिला का मायका सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के नारायण में था। मृतक के पिता और
परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी, 1 लाख रुपए की भी मांग की गई थी और मौत के पीछे प्रताड़ना भी एक कारण है। यहाँ सूचना मिला हम लोग का सुबह में क्या? लगभग 3-4 बजे के लगभग। क्या? वो जिसका मृत्यु हुआ है उसका हस्बैंड आया था सूचना देने की थाना पर ऐसा ऐसा बात है, मेरी पत्नी फांसी लगा के मर चुकी है। कुटहा का सिंघल थाना पर था। मृतक के तो नाम नहीं जानता हूँ, उसका हस्बैंड का नाम है गुलशन कुमार। बात करेंगे झारखंड की। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी रांची में स्टार्टअप यूथ अवार्ड 2.0 और विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कलाम के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी चिन्हित किया है। कार्यक्रम की प्रभारी जाफरीन मजहबी ने इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन काल में प्रेरणादायक भाषण दिया है। और तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्तित्व के दम पर ही भारत की क्षमता को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है। स्टेट में हमारे हम ऑपोजिशन में है, तो ये है कि यहाँ पे जितने स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स है, जो एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप के तहत अपने इंस्टीट्यूशन को सेटअप किए हैं, उन लोग के बारे में इतना चर्चा में नहीं लाए है सरकार। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सिद्धांत लिए है कि पूरे देश में, हर प्रदेश में जहाँ पे हमारी सरकार हो या ना हो प्रदेशों में, पर डेफिनेटली वो जो युवाएं अपने एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किए हैं, अपने बिजनेसेस सेटअप किए हैं, उन लोग को ज़रूर, अगर पीठ ना थपथपा पाए, कम से कम उन लोग को एक अवार्ड और एक सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया जाए। अटल जी भी वो शख्सियत थे, उन्होंने संपूर्ण जीवन देश के लिए लगाए, समाज के लिए लगाए। मदर टेरेसा से वो कम नहीं रहे, उन्होंने घर द्वार कहीं नहीं बसाए। आप सबको जानकारी के लिए अंतर इतना, मैं कहा मेरे क्या कौन कर रहा है भाई? सीपी सिंह नहीं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, जेएमएम कर रही है, सरकार कर रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने तो नहीं कहा कि मदर टेरेसा के नाम से और कोई योजना चलाते, किसको क्या आपत्ति होती। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव 2025 को लेकर पूरे झारखंड में तैयारियां अपने चरम पर हैं। तैयारियों को लेकर अगले महीने की 9, 10 और 11 तारीखों को होने वाले इस महोत्सव के महत्व और संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया है, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ इस आयोजन की भूमिका को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। राजधानी रांची के प्रमुख चौराहों, बाजारों, स्कूल, कॉलेजों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये रथ घुमाया जाएगा। रथ पर पोस्टर, फ्लैक्स के माध्यम से आदिवासी कलाकृतियां तथा सांस्कृतिक संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे और उसी रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को महोत्सव की तारीख, स्थान, विशेष आकर्षण, आमंत्रित कलाकार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जानकारी भी दी जाएगी। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में भी ये जागरूकता रथ भ्रमण करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने यह बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में आदिवासी महोत्सव 2025 एक समावेशी और गौरवशाली आयोजन के रूप में उभरने जा रहा है। ये महोत्सव केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि एक पहचान, एक संघर्ष, एक गर्व का उत्सव है, जिसमें पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश देखने को मिलेगा। तो वहीं विशेष सचिव ने यह भी जानकारी दी कि इस महोत्सव के जरिए आदिवासी संस्कृति, अस्मिता, अधिकार और योगदान से सभी वाकिफ हो सकेंगे। इसके अलावा विश्व भर में फैले आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, लोक कला, भाषा, वेशभूषा और खान पान को भी इस महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित कर एक सशक्त सांस्कृतिक संवाद स्थापित करना इसका उद्देश्य है। बताते ये भी चले कि इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक श्री आनंद सहित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
झारखंड हाईकोर्ट में जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने गुरुवार यानी आज रांची में नगर विकास विभाग के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव, रांची के डीसी और नगर निगम के प्रशासक को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बीते 18 अप्रैल 2023 को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में अब तक की हुई कार्यवाही से जुड़ी विस्तृत जानकारी राज्य सरकार और नगर निगम से पेश की जाए। इसी के साथ राजधानी रांची के बड़ा तालाब और जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने एवं इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुरवा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों ने हड़प ली है और वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जलाशयों का स्वाभाविक प्रभाव और अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। बहरहाल इस मामले पर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई है तो भविष्य में जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन गहरा सकता है। उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की 160 पेटियों को जब्त किया है। शराब माफिया बोकारो में पंजाब की शराब खपा रहे थे। पहले भी उत्पाद विभाग ने पिंडरा जोड़ा के 4 लेन में खड़ी एक ट्रक में लोड पंजाब की अवैध शराब की खेप को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एक बार फिर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। यह कार्यवाही कसमार थाना के दांतों स्थित 4 लेन के समीप एक आवास में की गई है। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा को मिली गुप्त सूचना और आदेश के बाद सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया है। टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भाड़े के आवास में रखे अवैध शराब के भंडारण को जब्त किया है और इंदिरा आवास द्वारा बनाया गया ये मकान को कुंडौरी निवासी विनोद साव द्वारा भाड़े पर लेकर शराब की बड़ी खेप को स्टॉक कर मार्केट में खपाने का काम किया जाता था। और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की 160 पेटियां जब्त कर ली हैं, जो कि करीब 1100 लीटर शराब तथा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान को भी जब्त किया गया है। अवैध शराब की इस बड़ी खेप में विभिन्न प्रकार की शराब शामिल थी। यह कार्यवाही उत्पाद विभाग के निरीक्षण उत्पाद विजय कुमार पाल के नेतृत्व में की गई है। विजय कुमार पाल ने बताया कि इस धंधे में जो लोग भी शामिल होंगे उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। दो गुटों में हुई वर्चस्व की लड़ाई में हथियार के साथ आए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि सिटी थाना के सेक्टर 3C में 2 गुटों में हथियार से लैस होकर मारपीट हो रही है, जिसमें कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक बोकारो द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को अविलंब एक पुलिस टीम लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस वाहन देखकर मारपीट कर रहे सभी इधर उधर भागने लगे और भागने के क्रम में पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को थाने लाने का काम में 3 से 4 बाइक सवार होकर करीब 8 से 10 व्यक्ति थाना गेट के करीब पहुंचे और संदेह होने पर पुलिस पार्टी द्वारा जब बाइक सवार लोगों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो सभी वहां से भागने लगे। भागने के क्रम में एक बुलेट पर सवार व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। पकड़े हुए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कमर से एक देशी कट्टा, लोडेड और जिंदा कारतूस और एक धारदार भुजाली बरामद की गई है। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि सेक्टर 3 में हो रहे मारपीट में मनो भूमिहार एवं अमन यादव के कहने पर हथियार लेकर आए थे और एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि मनु राय उर्फ मनो भूमिहार का आपराधिक इतिहास भी रहा है और BS सिटी थाने में मामला दर्ज है। इस टाइप का एक लड़ाई थी, 2 गुटों के बीच में तू मैं से शुरू हुआ और फिर उसको आगे बढ़ता गया और फिर उन्होंने, क्योंकि ये आदमी जो है थोड़ा सा आपने देखा कि आपराधिक इतिहास है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसने जो है और लोगों को बुलाया रीइंफोर्समेंट के तौर पे और हथियार के साथ बुलाया, तो संभवतः कुछ बड़ा ही सोचा था। तो वो जो है टाइम से हो गया हमारा एक्शन से और टल गई वो घटना होने से। आपस में जो होता है एक सोसाइटी में जो नए गुंडा बनने का जिनमें शौक होता है, बिकॉज यंगस्टर है तो एक दिमाग में एक इमेज रहती है कि अपना वो बनाना है कि मेरा नाम चले, उसी तरह से ये जो है इस तरह के लोग प्रयास करते हैं। देखिए आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो मारपीट का ही जो है, हाँ सेक्टर 12 का रहने वाला है जो मुख्य आरोपी जो है मनु भूमिहार।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। खनिज निधि खर्च का नया नियम भी लागू किया जाएगा। डीएमएफ फंड का 70% अब केवल पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे जनहित कार्यों पर खर्च किया जाएगा। वहीं रेत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। पुराने सभी रेत नियम निरस्त कर दिए गए हैं और खदानों का आवंटन अब ई नीलामी से होगा। अवैध खनन पर कड़ा नियंत्रण भी रखा जाएगा। कृषि भूमि मूल्यांकन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। 500 वर्ग मीटर की दर समाप्त कर अब पूरी जमीन का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा। शहरी सीमावर्ती ग्रामों की जमीन के लिए वर्ग मीटर दर लागू कर दी जाएगी और इसके साथ ही नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बनाने का फैसला भी लिया गया है। नया एक तो भारत सरकार ने जो नया नियम बनाया है कि माइंस की सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर राशि खर्च होगी जो सीधे रूप से उत्खनन से प्रभावित होती है और मैक्सिमम 25 किलोमीटर के दायरे पर शेष राशि खर्च होगी। तो एक एरिया निर्धारित कर दिया है। नए नियम में भारत सरकार ने जो नया नियम लाया है उसके अनुरूप इस नियम को बनाया है और इसलिए जो किन किन कामों में वो खर्च होंगे यह भी निर्धारित हो गया है कि इस कामों पर वो खर्च किए जाएंगे जो डीएमएफ की राशि है। केरल की 2 नन्स की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश का तापमान राजनीतिक गलियारों में बढ़ चुका है और केरल में 4 सांसद नन के पक्ष में रायपुर पहुंचे हैं और प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को उन्होंने रखा है। उधर जहां राज्य सरकार ने जांच के साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी समुदाय की बात है और इस पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती नहीं जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये प्रलोभन और माथांतरण का सीधा मामला है, जहां मामला अदालत में पहुंच चुका है। वहीं केरल से पहुंचे डेलीगेट्स ने अपनी बातें रखते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। साथ ही साथ आरएसएस और बजरंग दल को भी निशाना बनाया है और कहा है कि ये संविधान से अलग संविधान छत्तीसगढ़ में चल रहा है। चाहूँगी और उसके बाद हमारे बाकी सब साथी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो आपके प्रश्न हैं उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे या उसको रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करेंगे। पहली बात ये है कि आज हम लोग 2 नन से मिले जो दुर्ग जेल में बंद है और हम लोग एक आदिवासी युवा से मिले जिनका नाम है सुखमय मारंडी जो नारायणपुर के हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां नन्स की गिरफ्तारी का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं एक बार फिर राजधानी रायपुर में धर्मांतरण में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है। पूरा मामला रायपुर के गुडियारी थाना क्षेत्र का है, जहां धर्मांतरण के आरोप में गुडियारी पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। रायपुर के गुडियारी थाना क्षेत्र में मुर्राभट्टी इलाके में देर रात धर्मांतरण को लेकर यह बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। आरोप है कि भुवनेश्वर यादव नामक व्यक्ति के मकान में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी जिसमें 60 से 70 लोगों की मौजूदगी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस सभा की आड़ में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। राजधानी के गुडियारी इलाके में हुए बवाल पर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर सीमित होने की जरूरत है। मेरा आग्रह है उन सभी लोगों से जो इसके लिए काम करते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या अन्य कोई भी व्यक्ति, सीमित होकर काम करें। 1968 का धर्मांतरण कानून अभी लागू है, लेकिन अब उसे चेंज करना जरूरी हो चुका है। उसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और हम जल्द ही नया कानून इस विषय पर लेंगे। तब तक मेरा आग्रह उन सभी लोगों से है जो इस विषय में काम कर रहे हैं, वो काम करें, सरकार का समर्थन करें, लेकिन सीमित होकर करें। किसी भी प्रकार की उग्रता इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून का उल्लंघन यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो वो दंड का पात्र होगा। निर्विवाद नामांतरण और बंटवारा ये पंचायत में ही बैठ करके पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर पंचायत के सचिव के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। आगे रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, नई पर्ची बनाना, नक्शा काटना, ये फिर राजस्व का कार्य होगा, लेकिन वहां तक का काम पंचायत में हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक जिले की समीक्षा करके हर जिले में, हर पंचायत में जब तक निर्विवाद हो तो रेवेन्यू कोर्ट में जाने की जरूरत भी ना पड़े, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा होगा सर? भैया मेरे, जो भी इस विषय पर काम करना चाहें वो काम करें। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयां होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। बलरामपुर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। पति पत्नी के झगड़े में हालात गंभीर हो चले हैं और एक व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में मौत हो चुकी है। वहीं शव घर पर अंदर हाथ पैर बंधी हालत में मिला है और शरीर पर जलने के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने मामले को हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना स्थिति कोतवाली थाना क्षेत्र के भनोरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस को 50 वर्षीय मनोज गुप्ता का शव घर के अंदर जमीन पर पड़ा मिला। उसके हाथ पर बंधे हुए थे और शरीर पर झुलसने के गहरे निशान थे। स्टेट लाइव में इतना ही। नमस्कार।